हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रिंस कुशवाहा और आज हम लोग बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में अब तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, देखिए, पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, दो टाइप के बैंक्स होते हैं। एक तो आपका कमर्शियल बैंक्स और एक आपका होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये जो कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, ये जो कमर्शियल बैंक है, हमने आप लोगों को पिछली वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते, वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएटर। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट क्रिएटर कहा जाता है। और कमर्शियल बैंक्स कितना क्रेडिट क्रिएट करेगी और कैसे क्रिएट करेगी, उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोलर। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं वो आपके आते हैं किस फॉर्म में? NDTL। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जैसे जैसे हम यहां पर आपको चीजें समझाते जा रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ अपने नोट्स में उसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये क्या है? NDTL। ये जो NDTL है ये बैंक के पास डिपॉजिट के टर्म्स में आती है। तो यहां पर आपको दो मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला है डिमांड, दूसरा है टाइम। ठीक है, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आती है उसके लिए बैंक लायबल हो जाता है दो टर्म्स में। पहला है डिमांड लायबिलिटी एंड नेक्स्ट है आपका टाइम लायबिलिटी। ठीक है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डिमांड लायबिलिटी यहां पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, सो दैट बाद में आप चीजें भूलें ना। डिमांड लायबिलिटी में दो चीजें आती हैं। डिमांड लायबिलिटी का मतलब जब कस्टमर्स डिमांड करेंगे तब बैंक को वो दोनों चीजें पेमेंट करनी पड़ेगी। और वो दो चीजें कौन कौन सी है? CASA, यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये हमने शॉर्ट में लिखा है सो दैट आपको चीजें याद रहें। ठीक है, ये डिमांड लायबिलिटी है। और टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी में दो चीजें आ जाएंगी। जब कोई भी पर्सन डिपॉजिट को किसी टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास लॉक करवा देता है तो फिर वो आपका टाइम लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, टाइम लायबिलिटी में यहां पर दो चीजें आएंगी, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, FD/RD। टाइम लायबिलिटी में दो चीजें हैं, FD एंड RD, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। यहां मैं एक छोटा सा एंड यहां पर ऐड कर देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये कासा ये हमने इसलिए लिखा है सो दैट आपको याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, आप भूलो ना। डिमांड लायबिलिटी की बात आएगी तो आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट याद होना चाहिए। और टाइम लायबिलिटी की बात आए तो फिर आपको FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है और सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये जो कमर्शियल बैंक्स है ना, ये रेगुलेट की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा एरो गलत लिखा दिया है, ये एरो। ठीक है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, और ये जो सेंट्रल बैंक है इसको रेगुलेट कौन करता है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब सेंट्रल बैंक, या फिर आप ऐसे समझ लो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक बनाया हुआ एक्ट हो तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। अब जैसे हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, आप सभी को याद होगा, हमने पिछले क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आरबीआई का एक एक्ट आया था, वो है कब का? 1934। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट कमर्शियल बैंक्स को भी प्रॉपर्ली अलग से मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, सेंट्रल बैंक तो है ही, ठीक, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के लिए भी एक अलग से एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। उस एक्ट का नाम हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आपको। वो था आपका बैंकिंग
रेगुलेशंस एक्ट, ठीक है। और इसका जैसे यहां पर आरबीआई एक्ट का जो ईयर था वो था 1934 और यहां इसका जो एक्ट का ईयर है वो आपका रहेगा 1949, ठीक है। अब यहां पर ये इतनी सारी चीजें लिख ली हमने, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल बैंक कौन कौन से नेचर की होती है, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको हम लोग पीएसबी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, नेक्स्ट है आपका नेशनलाइज्ड बैंक्स, फिर आपका यहां इंक्लूड हो जाएगा फॉरेन बैंक्स, और आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक यहां पर इंक्लूड हो जाएगा, वो है आपका आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। ये जो बैंक है वो मेनली रीजनल एरियाज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है रिमोट एरियाज तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, ठीक है। फाइनेंशियल एरियाज को रिमोट एरियाज तक पहुंचाने के लिए रीजनल रूरल बैंक को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बैंक्स के हमने यहां पर ऐसे ही जनरली नाम लिख दिए हैं, ये आपके कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल बैंक, मान लो कोई भी एक एग्जांपल लेकर के, जैसे हम लोग मान लेते हैं एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई के पास फंडिंग या फिर जो डिपॉजिट्स हैं वो कहां कहां से आती है, पहला, ठीक है। और ये जो डिपॉजिट एसबीआई कलेक्ट करती है या फिर कोई भी रैंडम कमर्शियल बैंक कलेक्ट करती है, वो उस डिपॉजिट का करती क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग चीज़ें अभी मेंशन करने वाले हैं यहाँ पर बोर्ड पर, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। यहां पर हम नॉर्मली बैंक लिख रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक मेंशन नहीं कर रहे हैं, यहां पर नॉर्मली बैंक लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो यहां पर ड्रॉ करने वाले या फिर चीज़ें आपको समझाने वाले वो थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा पजल ना हो जाए, ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है। जय श्री राम। अभी सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि बैंक, ठीक है, बैंक के पास पैसे आते कहां कहां से, ठीक है। सबसे पहला जो बैंक के पास डिपॉजिट के टर्म्स में आता है, जो अभी हम लोगों ने पहले बात की थी, वो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन किसका है, पब्लिक का, ठीक है। पब्लिक से आता है बैंक के पास, किस फॉर्म में, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसमें दो चीज़ आएगा आपका, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। और डिमांड लायबिलिटी में आपका दो चीज़ है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना होगा। देखिए हम जानबूझ के छोटा मोटा चार्ट आपको बना दे रहे हैं, सो दैट, क्योंकि ये सब चीज़ें जितना क्रिएटिविटी दिखाओगे यहां पर वो सस्टेन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें होती है, एक आपका FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट, एंड नेक्स्ट आपका रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो पब्लिक के पास से आ जाता है NDTL के फॉर्म में बैंक के पास, यानी कि डिपॉजिट्स के फॉर्म में बैंक के पास, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन बैंक के पास कहां से रहता है फंडिंग या फिर सोर्स ऑफ इनकम का, वो हो जाता है आपका RBI यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कैसे बैंक के पास पहुंचता है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा RBI इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, जब बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं, जब फंडिंग्स की कमी होती है, तो बैंक क्या करती है, RBI से पैसे लोन के टर्म्स में लेती है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा बैंक रेट, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा रेपो रेट, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, कमर्शियल बैंक्स के पास RBI के
बैंक के पास आरबीआई से भी फंडिंग्स आती हैं, वो आएगी आपका इन टर्म्स ऑफ लोन। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एज लोन, ठीक है। आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास आरबीआई से लोन के टर्म्स में पैसा आता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें देख ली, एक तो पब्लिक से आता है डिपॉजिट के टर्म्स में यानी कि एनडीटीएल के फॉर्म में, और दूसरा आता है आपका आरबीआई के पास से लोन के टर्म्स में, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या ऑप्शन है, मतलब हमारे पास नहीं, बैंक्स के पास और पैसा कहां से जनरेट हो सकता है, वो है आपका अदर बैंक्स। अब जैसे हम लोग, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग बाहर कॉलेज की पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है, तो कॉलेज की जब पढ़ाई करने आते हैं हमारे पास पैसों की कमी होती है, तो पेरेंट्स तक पहुंचने से पहले हम लोग अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास थोड़े बहुत हो तो फिर हम लोग उससे भी कवर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर अदर बैंक्स का मतलब यही है। जैसे समझ लिए एसबीआई को जरूरत पड़ी तो वो डायरेक्ट आरबीआई के पास नहीं जाएगा, अगर छोटा मोटा अगर चाहिए होगा उसको तो फिर अदर बैंक से भी लोन ले सकता है, ठीक है। और अदर बैंक से जब लोन लिया जाता है तो वो आपका कॉल मनी के टर्म्स में लिया जाता है, ठीक है। यहां पर जो टर्म यूज होगा वो होगा आपका क्या, कॉल मनी। देखिए, अगर आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव नेचर का है तो ये सारे चार्ट्स जो भी अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और जो भी हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं, सारे चार्ट्स आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। हद है यार। तो देखिए, हम लोगों ने तीन चीजें देख ली हैं, ठीक है। आरबीआई के पास से आता है लोन के टर्म्स में पैसा, बैंक के पास, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, किसी भी रैंडम कमर्शियल बैंक के पास। पब्लिक से आता है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, बैंक के पास पैसा, ठीक है। और अगर बैंकों को नीड है फंड्स की जनरेट करना है तो दूसरे बैंक से भी पैसे जनरेट किए जा सकते हैं कॉल मनी के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका शॉर्ट नेचर का होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। अब जब बैंक के पास इतने सारे पैसे आते हैं तो ये बैंक इन पैसों को मतलब कहाँ इन्वेस्ट करेगी या फिर कहाँ पर लगाएगी, ठीक है। तो पहला जो बैंक के पास मतलब ऑप्शन रहता है लगाने का, देखो अभी पहले हम एरो यहाँ बैंक के पास कर रहे थे, अब बैंक से पैसे कहीं और जा रहे हैं इसलिए हम कहीं और लगाए। सबसे पहला है आपका रिजर्व। अब रिजर्व के नाम पर हम आप लोगों को दो चीज़ें समझाने वाले हैं। रिजर्व के नाम पर आपके पास दो चीज़ें हैं, पहला है आपका सीआरआर एंड देन, तो रिजर्व में हम लोग मेनली दो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आपका रहेगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एंड जो नेक्स्ट है वो आपका रहेगा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये जो सीआरआर होता है ये हम आपको बता दें, एनडीटीएल का एक स्मॉल पोर्शन आपको रिजर्व के तौर पर मेंटेन करके रखना होता है विथ आरबीआई, ठीक। और ये जो एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको मेंटेन करना होता है खुद के पास, ठीक है। मान लीजिए जैसे एसबीआई है, ठीक है, तो एसबीआई को सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास। यहां पर हम लिख देते हैं विथ आरबीआई, ठीक है। और एसएलआर का मतलब विथ देमसेल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहला यहां पर रिजर्व हमने क्यों लिखा है। बैंक के पास जितनी भी फंडिंग्स आती है, ठीक है, बैंक को सबसे पहले रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लेंडिंग, ठीक है। लेंडिंग मतलब आप लोग के पास जो एनडीटीएल के फॉर्म में डिपॉजिट आया है उसमें से रिजर्व मेंटेन करने के बाद अब आपको लेंड करना है, यानी कि लोन प्रोवाइड करना है। अब लोन प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, ठीक है, आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के द्वारा। क्या है वो पॉलिसीज या फिर क्या सीन है उसका? लेंडिंग का ये सीन है कि लेंडिंग के लिए आपको सबसे पहले लेंड करना पड़ेगा पीएसएल को 40%। अब पीएसएल 40%, पीएसएल का क्या सीन है? पीएसएल का मतलब है यहां पर मैं पूरा लिख दे रहा हूं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। पीएसएल है 40%, मतलब जितना भी, मान लो अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, किसी बैंक के पास अगर 100 रुपए है तो 100 में से पहले
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब पीएसएल के लिए 40% लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद देखो ये मिनिमम है, मिनिमम 40% आपको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर को। अब यहां प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब ये लोअर मिडिल इनकम, लोअर से मिडिल इनकम लोगों के लिए है, ठीक है, मेनली लोअर इनकम के लोग ही इसमें आते हैं। और यहां पर अदर्स में आपका 60% आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपको 40% पीएसएल के लिए सेट रखना है, मतलब सबसे पहले आप 100 में से 40 रुपए, ठीक है, आप खर्च किन के लिए करोगे, पीएसएल के लिए, और बाकी जितना बचा है फिर वो 60% आप प्रोवाइड करोगे अदर लोगों को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, लेंडिंग का ये सीन था, पीएसएल एंड अदर्स, ठीक। उसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन रहता है जहां पर बैंक अपने पैसों को क्या कर सकती है, लगा सकती है, वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। आई नो राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें आपको बताने के लिए हमको थोड़ा सा यहां पर रब करना पड़ेगा, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग यहां पर पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर ले, सो दैट यहां का मैं कुछ चीज़ें यहां पर रब कर दूं, ठीक है। पॉज करने के लिए टाइम दे दिए, ओके। अब जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था लैंडिंग के लिए, ठीक है, फिर उसके फर्स्ट हमने देखा था रिजर्व के लिए जिसमें सीआरआर और एसएलआर के बारे में बात हुई थी, और फिर उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा था लैंडिंग के लिए जिसमें हम लोगों ने पीएसएल के लिए बारे में मेनली बात की थी, और फिर उसके बाद थर्ड हम लोग देख रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बात ही करेंगे मेनली हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, वो तीनों के बारे में आप लोगों को खुद से गूगल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीनों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए। आप लोग ध्यान रखिए, अगर कुछ भी हम आप लोगों को किसी भी वीडियो में कुछ भी अगर आपको होमवर्क देते हैं तो आप इसको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि अगर आप खुद से सर्च करोगे, खुद से एफर्ट लगाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कि हम आपको चीज़ें डायरेक्टली ला करके परोस के दे दें, ठीक। फर्स्ट है HTM यानी कि होल्डिंग टिल मैच्योरिटी। नेक्स्ट है आपका AFS अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट है HFT होल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। आप लोगों के लिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या है, होल्ड टिल मैच्योरिटी, या फिर हेल्ड भी लिख सकते हैं आप, मैच्योरिटी। फिर उसके बाद क्या है, अवेलेबल फॉर सेल, फिर उसके बाद ये क्या है, होल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। आपका तीनों में हम एक छोटा छोटा एग्जांपल बता दे रहे हैं, लेकिन गूगल मेन आप करेंगे, ठीक है। देखिए, होल्ड टिल मैच्योरिटी में आप डेट के लिए मतलब एज एन ऑप्शन आप डेट को देख सकते हो, DEBT, बी साइलेंट होता है, और होल्ड फॉर ट्रेडिंग ये मेनली आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो अवेलेबल फॉर सेल है इसको मैच्योरिटी के पहले सेल करना होता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ हमने बस आपको बता दिया है, लेकिन इसके बारे में गूगल आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने देख लिया कि बैंक के पास जो पैसे आते हैं उसको बैंक कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और बैंक के पास पैसे आते कहाँ कहाँ से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर जो भी चार्ट हमने आप लोगों को बनवाया है वो आप अच्छे से नोट करेंगे और इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, रेगुलर बेसिस पे बस एक एक बार आप लोग उसको देखते रहिएगा, ठीक है। और आप सभी अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। मौसम थोड़ा सा ख़राब है तो पानी पीते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल के साथ बनते रहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर कुछ भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।